नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हम लोग हल प्रश्न जो कि पिछली बार 7th फेज में पूछा गया है टीजीटी में, उन्हीं प्रश्नों को कर रहे थे और उसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री को हम लोग कर लिए हैं। और आज हम लोग फटाफट इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देखेंगे, 40 जो भी प्रश्न होंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों के साथ। और प्रैक्टिस सेट तो हमारा चल ही रहा है। देखिए, देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या होता है? तो देशों के जो बीच में विकास की तुलना होती है उसका मुख्य गुणांक क्या होता है? तो वो होता है आय। हमारा इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? औसत आय को हम किस नाम से अन्य जानते हैं? तो और अन्य नाम इसका होता है प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए व्याख्या देखिए कि औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। इसकी गणना किसी देश के कुल आय को उसकी जनसंख्या में विभाजित करके की जाती है। तो अगर ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि औसत आय की गणना किस प्रकार से की जाती है और नीचे बहुत सारा कथन दे देगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कि देश की कुल आय का और उसकी जनसंख्या से विभाजित करके औसत आय निकाला जाता है। यह किसी देश में औसत जीवन स्तर का माप भी होता है। किसी देश के प्रति व्यक्ति आय का उपयोग विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलना करने के लिए भी किया जा सकता है और इसका उपयोग समय के साथ किसी देश की आर्थिक वृद्धि को ट्रैक करने के लिए भी किया जा सकता है। तो औसत आय के इतने सारे पॉइंट यहाँ से निकल करके हमारे आ गए। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वो किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा? तो यूएनडीपी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी प्रकाशित किया जाता है। अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग क्या कहलाता है? तो वो सेवा क्षेत्र है। ठीक है, तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो सेवा क्षेत्र कहलाता है। मनरेगा 2005 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस तक के रोजगार की गारंटी देता है? यानी जिसको मान लीजिए एक साल में अगर जॉब नहीं मिला है, वो बेरोजगार है, उसको अनाज भी नहीं मिल रहा है, तो उसको 100 दिन की रोजी रोटी देने की क्या है? सरकार की ये गारंटी देता है मनरेगा। ठीक है, और अगर उसको रोजी रोटी नहीं दिया जाता है तो फिर उसके बदले उसको अनाज दिया जाता है। ऑप्शन देखिए, 250, 100, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 100। भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नगद के रूप में रखता है? तो भारत में जो बैंक है वो अपनी जमा का कितना प्रतिशत रखता है? तो 15% रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए, क्या पता इसके अंदर से कुछ पॉइंट निकल जाए जो कि एग्जाम में पूछ ले। भारत में बैंक जमा राशि का 15% नगद के रूप में रखते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बैंक में जमा कुल धन का 15% नगद होता है, यानी 100 में 15 रुपया। ये बैंक धन की निकासी का अनुरोध करने वाले किसी भी ग्राहक को मुआवजा देने के लिए कुल जमा का एक बहुत छोटा हिस्सा अपने पास रखते हैं। ठीक है, यह पैसा जमाकर्ताओं के लिए रखा जाता है, जबकि शेष धनराशि का उपयोग ऋण देने के लिए किया जाता है। वे जमा का 15% बनाए रखते हैं क्योंकि नकदी बैंक को तरलता देती है और शेष 85% का उपयोग ऋण सृजन के लिए ऋण देने में सक्षम बनाती है। तो बैंक से हम लोग जाते हैं तो ऋण जो मिलता है तो कहाँ से मिलता है? जो लोग जमा करते हैं वही सब पैसा इधर से उधर होते रहता है, तो यही होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? तो देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण, सांस्कृतिक एकीकरण, ये भी सही, और देश के मध्य पृथकीकरण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, प्रश्न था हमारा कि कौन वैश्वीकरण को एकीकृत करता है यानी इंगित करता है। तो देखिए, वैश्वीकरण दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृति और आबादी के बीच परस्पर जुड़ाव और परस्पर निर्भरता बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। इसमें आर्थिक एकीकरण वैश्वीकरण के प्रमुख पहलुओं में से एक है। यह व्यापार, निवेश, वित्तीय प्रवाह के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते सहयोग और परस्पर निर्भरता को भी संदर्भित करता है। और इसमें संस्कृति का एकीकरण यानी वैश्वीकरण का ये दूसरा पहलू है, लेकिन यह प्राथमिक इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये है। तो यहाँ से ये तीनों पॉइंट निकल कर आ जाता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1986 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तीसरा हो गया। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी देखें हम लोग 24 दिसंबर को, और लागू कब हुआ? तो 1986 को लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? या किसके लिए भाई? तो अनुचित व्यापार प्रथा, शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? देखिए, इनमें से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, इसको देख लीजिए। देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हैं तो इसको सभी को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। एक उपभोक्ता के पास अनुचित व्यापार की प्रक्रिया और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह है शोषण के खिलाफ अधिकार, है ना। भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार देता है, जैसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार, चुनने का अधिकार देता है। अच्छा, सूचना में क्या देता है कि उपभोक्ताओं को उस उत्पादन या सेवा के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जिसे वो खरीद रहा है, यानी वो पूछताछ कर सकता है, भैया उसकी गुणवत्ता जांच सकता है, मात्रा जांच सकता है, ये अधिकार है।
चुनने का अधिकार उपभोक्ता को या उस उत्पादक या सेवा को चुनने का अधिकार है जो उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता है। सुने जाने का अधिकार है, निवारण मांगने का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये सारे उसके पास, एक उपभोक्ता के पास अधिकार है। तो देखिए, इससे हमें ये पता चलता है कि उपभोक्ता से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इकोनॉमिक्स में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? ऑप्शंस देखिए, आरटीई, आईटी, आरटीआई, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो वो अधिकार है आरटीआई। आरटीआई के जरिए हम किसी भी विभाग में या किसी की भी अगर सूचना लेना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर के हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। यह कब लागू किया गया था? तो 2005 में भारतीय संसद द्वारा ये पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा है? अच्छा, कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी भैया खरीद ली? लैक्टोलिस, कारगिल फूड्स, मार्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो खरीदी है एमएनसी यानी कारगिल फूड्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कारगिल फूड्स एक बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है, जिसने एक छोटी भारतीय कंपनी यानी पारक फूड्स को खरीद लिया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है दूसरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए, मनरेगा को तो एक बार गूगल पे सर्च करके आप लोग पूरा देख ही लीजिएगा। कौन सा गलत है? भारत के लगभग 625 जनपदों में काम करने का अधिकार, एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, ये तो सही है। यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता देगी, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत बोल रहा है, तो गलत कौन सा हो गया? भारत के लगभग 625 जनपदों में कार्य करने का अधिकार, ये क्या है हमारा? तो ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन देखिए, पहला है भारत के लगभग 625 जनपदों में काम करने का अधिकार, सही है। एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, ये भी सही है। यदि सरकार असफल होती है तो रोजगार भत्ता नहीं देगी। देखिए, यहाँ पर नहीं आ गया ना, जबकि देना है उसको, और यहाँ पर गलत पूछ रहा है, तो गलत क्या हो गया हमारा? यही हो गया, इसको समझ लीजिए। इसकी व्याख्या देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक क्या है? सामाजिक सुरक्षा कानून है। आगे देखिए, यह अधिनियम भारत के लगभग 625 जिलों में लागू है। यदि सरकार किसी व्यक्ति के आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम प्रदान करने में विफल होती है, असफल होती है, तो मनरेगा रोजगार भत्ता प्रदान करता है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है, और रोजगार भत्ता राज्य में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 3 पॉइंट निकल करके आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वो देश है? तो वो देश है श्रीलंका। इसका आंसर क्या हमारा हो जाता है? दूसरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है, वह कौन सी स्थिति है? वस्तु विनिमय प्रणाली, मार्केटिंग, चाहतों का दोहरा संयोग, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा कि चाहतों का दोहरा संयोग। ठीक है, चाहतों का दोहरा संयोग जो है वह स्थिति है जो एक दूसरे की वस्तुओं को क्या करने, बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना ही पड़ता है। यहाँ इसकी व्याख्या देखिए कि चाहतों का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय व्यापार की एक प्रमुख सीमा है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल हो सकता है जो वह चाहता है और जो आप बेचना चाहते हैं, ये सही बात है। और किसी ऐसे व्यक्ति को भी ढूंढना मुश्किल हो सकता है जो इसके लिए उचित कीमत चुका सके, तो उसी को कहते हैं चाहतों का दोहरा संयोग होना। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? क्रेडिट के शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। ब्याज दर, संपार्श्विक प्रतिभूति, जमा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। यही ऑप्शन है आगे। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमा, कि क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत जमा जो है वो नहीं आता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आरबीआई अनौपचारिक क्षेत्र की निगरानी नहीं कर सकता। आरबीआई सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। आरबीआई ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, कि आरबीआई ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा गलत है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यही। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न इतने घूमे हुए रहते हैं ना कि दिमाग हिला देता है। देखिए, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह मौद्रिक नीति, मुद्रा प्रबंधन और बैंकिंग प्रणाली के विनिमय के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आरबीआई ग्राहकों से जमा स्वीकार नहीं करता क्योंकि यह एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। हालांकि आरबीआई सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। यह औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी भी करता है, जिसमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है। ठीक है,
तो इसका आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा कि आरबीआई ग्राहकों से जमा स्वीकार नहीं करता है। उसकी अनेक शाखाएं हैं जहां पर इंसान ग्राहक जाकर के जमा करता है अपना पैसा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं जो कदम उठाए हैं? सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, IZS औद्योगिक क्षेत्र, PFZS प्रदाता सुविधा क्षेत्र, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये हो जाएगा सेज, SEZS यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये कदम उठाया गया है जिसको क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो सेज कहते हैं, ठीक है, निवेश के लिए जो आकर्षित करती है। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित डैश का कुल मूल्य है। जीडीपी के बारे में पूछ रहा है। सभी सामान और सेवाओं का कुल मूल्य है, सभी अंतिम सामान और सेवाओं का कुल मूल्य, मध्यवर्ती सामान और सेवाओं का कुल मूल्य है। तो जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान क्या है? तो सभी अंतिम सामान और सेवाओं का कुल मूल्य है। इसका आंसर हो गया हमारा दूसरा। भारत में काली क्रांति संबंधित है, किससे है? मत्स्य से उत्पादन से, कोयला से, कच्चा तेल से या फिर उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो देखिए वो तो कच्चा तेल से है। भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। भारत की नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, जौ, इनमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जौ जो है नकदी फसल नहीं आता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था। ऑप्शन देखिए, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, दादाभाई नौरोजी मॉडल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम जो हमारा पंचवर्षीय योजना था वो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, और दूसरा किस पर था? तो दूसरा महालनोबिस पर आधारित था। दूसरा से पूछता है, पांचवा से पूछता है, नौवा से पूछता है, छठा से पूछता है। तो इन सभी को थोड़ा ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। एक बार पंचवर्षीय योजना को रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जिसमें सुझाव दिया गया था कि विकास दो चीज़ों पर निर्भर है। पहला, उच्च बजट के कारण उच्च स्तर की बचत से अधिक निवेश संभव हुआ, और दूसरा, कम पूंजी उत्पादन अनुपात जिसमें कुशल निवेश और उच्च विकास दर से सुनिश्चित की गई। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित आर्थिक मॉडल पर आधारित है। दूसरी योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था, जिसमें बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास पर विशेष जोर दिया गया था, और प्रथम में कृषि पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? बीमार उद्योग से, कर सुधा से, बीमा क्षेत्र से, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो संबंधित है बीमा क्षेत्र से। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। भारतीय जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे RN मल्होत्रा, उन्हीं की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा आता है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सरकारी व्यय है उसको नियंत्रित करने का जो अधिकार है या प्राधिकारी है वो है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फिफ्थ हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है। तो कौन होता है भैया? तो वो सरकारी खर्च पर होता है, जिसका कि सचिव, एक जिम्मेदार सचिव होता है, वित्त सचिव होता है, जो वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वही इसकी क्या करते हैं? तो नियंत्रित करते हैं। इसको डिफाइन देख लीजिए। देखिए, सरकारी खर्च को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी वित्त सचिव होता है, जो वित्त मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। वित्त सचिव सरकार का बजट तैयार करने और उससे कार्यान्वित करने की देखरेख के लिए जिम्मेदार भी होता है। तो ये यहाँ से पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? भारत जो है सबसे अधिक मुद्रा, विदेशी मुद्रा जो आता है वो किस चीज़ से आता है? लोहा से, चाय से, कपड़ा से, या फिर इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वो आता है चाय से। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। भारत चाय का एक प्रमुख निर्यातक है। 2021-22 में भारत ने 334.26 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया। बाप रे, देखिए, जिसका मूल्य $2.96 बिलियन था। भारत के मुख्य चाय निर्यातक देश कौन कौन से हैं? तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, रूस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान हो गया। यहाँ पर भारत जो है चाय निर्यात करता है। अन्य दो विकल्प जैसे हैं लोहा और कपास, तो इनका भी भरपूर मात्रा में जो भारत है वो निर्यात करता है। हालांकि विदेशी मुद्रा आय के मामले में चाय सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, तो भारत के लिए सबसे विदेशी मुद्रा के लिए कौन सा निर्यातक है? तो चाय है। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तिलहन, गेहूं, चावल, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल गेहूं और चावल और दालें भी हैं, लेकिन तिलहन शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? हमारा पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2014 को, 1 जून 2014 को, या फिर 1 जनवरी 2015 को? तो कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का ही नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडियंस मिसाइल का नाम क्या है? एंटी रेडियंस मिसाइल का नाम पूछ रहा है तांडव, त्रिनेत्र, सक्षम, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए,
तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत की जो पहली स्वदेशी एंटी रेडिएंस मोबाइल है वो है रुद्रम 1। कौन है? रुद्रम 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थापित किया जाने वाला है? तो वो महाराष्ट्र में। क्या? 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला है महाराष्ट्र में। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो देखिए, ये तो आम प्रश्न अब हो गया है। किस वर्ष? तो 2016 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? सम्मान निधि योजना के बारे में पूछ रहा है, तो वो कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पर आंसर तो हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन डेटों में शुरू किया ही नहीं गया है। कब किया गया है? देखिए, तो वो किया गया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया है। यह एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है जो पात्र छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में यानी 6,000 रुपये प्रदान करती है साल में। ठीक है, तो यहाँ से और ये आगे भी देख लिए। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को उनकी इनपुट लागत को पूरा करने की और उनकी आय के स्तर में सुधार करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका मेन उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। तो 1 फरवरी नहीं, कब किया गया है? 24 फरवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? अच्छा, निर्धारित करने कौन सा संगठन भी है जो सर्वेक्षण करता है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए? NSSO, नीति आयोग, RBI, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो संगठन है वो है NSSO। इसके बारे में चलिए जान लीजिए। देखिए, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के द्वारा किया जाता है। NSO एक सरकारी एजेंसी है जो गरीबी सहित विभिन्न विषयों पर भी सर्वेक्षण करती है। गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए बुनियादी जरूरतों की लागत दृष्टिकोण नामक एक विधि का उपयोग किया जाता है, और यह जो सर्वेक्षण है ये हर 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, 2017 में भी, 17-18 में भी आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज उत्पादन से, उर्वरक से, अंडा उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो एक से अधिक से संबंधित है। अब चलिए देख लेते हैं कि किस किस से ये गुलाबी क्रांति संबंधित है। देखिए, गुलाबी क्रांति भारत में मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिकीकरण से संबंधित है। यह किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो दुर्गेश पटेल के द्वारा। गुलाबी क्रांति 2000 के दशक में शुरू की गई थी भारत में मांस और पोल्ट्री उत्पादनों की बढ़ती मांग को देखते हुए। और इससे क्या क्या गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो चिकन, मांस, प्याज उत्पादन, मतलब इनमें सभी से ये संबंधित है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रॉबिन हुड प्रभाव देखते हैं किससे संबंधित है? आय और उपभोग से, आय उपार्जन से, आय और पुनर्वितरण से, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रॉबिन हुड प्रभाव जो है वो संबंधित है आय पुनर्वितरण से। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, मध्यवर्ती, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो डेयरी उद्योग है यानी दूध वाला, वो उद्योग आता है प्राथमिक क्षेत्र में हमारा। देखिए, इसमें गाय, बकरी, सभी के मतलब अन्य जो जानवर होते हैं जिनका दूध निकलता है, उन सभी दूध उत्पादन इसमें शामिल होता है डेयरी उद्योग में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? देखिए, पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहा है कि किस देश से लिया गया है पंचवर्षीय अवधारणा? रूस से, इंग्लैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो पंचवर्षीय योजना है वो लिया गया है सोवियत संघ से। ठीक है, याद कर लीजिए कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? वस्तुओं पर। ठीक है, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, वैट, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुओं के आयात निर्यात में यानी आना और ले जाना, तो उस पर क्या लगाएंगे हम? सीमा शुल्क लगाएंगे। इसका आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत जो है कब अपनाया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वो अपनाया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर पंचवर्षीय योजना आ जाए उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं भी देखे होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए। भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना 56-61 के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, कब हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो 56 से 61 तक चला था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना से एक बड़ा विचलन था जो काफ़ी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र पर केंद्रित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र के महत्व को मान्यता दी। इसने कई नई नीतियाँ भी पेश की, जैसे 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प, जिसने निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका दी।
मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद से भारत की आर्थिक नीति का आधार रहा। क्या? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। इससे महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और विकास प्राप्त करने में मदद मिली। किससे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से। तो चलिए यहाँ से हम लोग इतने सारे पॉइंट देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है? साख नीति, प्रशुल्क नीति, व्यापारिक नीति, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खुले बाजार की क्रिया किस नीति के अंतर्गत आता है या किसका अंग है? तो वो अंग है हमारा साख नीति का। किसका? साख नीति का। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950, 1960, 1969, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कब हुआ था भैया? तो वो हुआ था 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तीसरा हो गया। देखिए, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। भारत सरकार ने 50 करोड़ से अधिक जमा वाले 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई। इन बैंकों को अब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत यानी PSB के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा था इकोनॉमिक्स से टोटल 40 प्रश्न जो कि पूछे गए थे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में राजनीति शास्त्र के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए छोटी छोटी वीडियो मैं लाती रहूँगी, जिससे कि आपका ज़्यादा समय भी ना लिया जा सके और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए।